चलिए जी, कल हम डिस्कस कर रहे थे और हमने एक बेसिक्स जो हैं वही डिस्कस की थी और हमने देखा था कि हम एसओसीआई में बनाते क्या है उसको हम देख रहे थे। अब हम देखते हैं शेयर अकाउंटिंग देखते हैं और इसको हमने समझना है कि किस तरह से हम लेके चलते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, इश्यूज़ के टाइप्स क्या हैं, वो सारा कुछ जो है हमने क्या करना है यहाँ पे फोकस आउट करना है। तो ये चीज़ वन फॉर ऑल आपने याद रखनी है कि हमने देखना है कि हमारे जो शेयर्स इशू हो रहे हैं उनका अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स क्या होंगे, ट्रीटमेंट क्या होगा, जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, वो हमने देखनी है। तो हम देखते हैं कि हमारे शेयर्स इश्यूज़ की टाइप्स क्या हैं, कितनी इकसाम है हमारी शेयर इशू करने की, वो सारी हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएंगे नंबर 1 के ऊपर, जिन्हें हम कहेंगे इशू एट फेस वैल्यू, या जो आपकी पार वैल्यू जो है उसके ऊपर आएंगे। दूसरे हमारे पास आएंगे एट डिस्काउंट। तीसरे पे आएंगे हमारे पास शेयर इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन सिलेबस का पार्ट नहीं है हमारे। चौथे पे आ जाएंगे हमारे पास राइट इशू। और पांचवा जो हमारे पास होगा दैट इज़ बोनस इशू। कल हम देख रहे थे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और हमने कहा था इक्विटी इज इक्वल टू क्या होते हैं, नेट एसेट्स। क्या होता है, और हमने इसको देखा था दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। हमारे पास थ्रू आउट हमारे सिलेबस में जो शेयर इशू होंगे ये 5 तरीके हैं जिस पे हमने क्या करना है, देखना है क्या है, कैसे हैं और किस तरह से। फेस वैल्यू हमने कल देखी थी क्या होती है, या पार वैल्यू हमने कल देखी थी किसे कहते हैं, कि जो हमारी डिसाइडेड वैल्यू है कि हमारा एक शेयर कितने का होगा, वो मेरी क्या कहलाती है, फेस वैल्यू कहला रही होती है। जैसे कि अमूमन जो है वो 10 होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी ए इशूड 1 लाख शेयर्स एट फेस वैल्यू दैट इज़ 10 रुपीज़ पर शेयर। कंपनी है उसने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, किस कीमत के ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर, और फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। ये हमने कल डिस्कस किया था। अब जब हम इसकी एंट्री पास करेंगे तो क्या आएगी, देखिए आपके पास जब आपने इशू किए आपके बैंक में अमाउंट आई है, तो बैंक क्या होगा आपका, डेबिट होगा। बैंक क्या होगा आपका, डेबिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट आएगी, आपने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये का शेयर था, कितने पैसे आएंगे, 1 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो आपके बैंक में आएंगे। और आपका शेयर कैपिटल जो है वो भी कितने से इंक्रीज़ हो जाएगा, 1 मिलियन से हो जाएगा। तो आपने न्यू शेयर इशू किए हैं तो उसकी एंट्री, उसकी एडजस्टमेंट जो है वो हम इस तरह से कर रहे होंगे। शेयर कैपिटल क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट होगा। आपके क्या नेट एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे, आप ज़रा ऊपर आए, जब आपके बैंक में 1 मिलियन रुपीज़ आए, क्या आपके एसेट्स इंक्रीज़ नहीं होंगे, होंगे, दैट इज़ इंक्रीज इन इक्विटी। तो इसका मतलब शेयर्स इशू करेंगे तो आपकी इक्विटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो रही होगी। ये आपके पास क्या है, फेस वैल्यू है। इसको पार वैल्यू भी कहते हैं। नॉर्मली है, आपको पता होगा इतने नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, ये आपके पास उसकी इशू प्राइस है, इतने के ऊपर आपने बेच दी हैं, तो आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, जितने पैसे आएंगे डेबिट हो जाएगा, और शेयर कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। डन। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं दैट इज़ इशू एट प्रीमियम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, उर्दू में पूछ रहा हूँ, ख़ास, महंगा करके उसकी आपने मार्केट में जो आपकी गुडविल है वो चार्ज करना। तो शेयर इशू एट प्रीमियम का मतलब क्या है कि आपने जो इशू करने हैं शेयर, आपकी जो इशू प्राइस है शेयर्स की, दैट विल बी ग्रेटर देन फेस वैल्यू, कि जो आपकी फेस वैल्यू है उससे आपकी इशू प्राइस जो है
वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब फेस वैल्यू तो फिक्स होती है वंस फॉर ऑल, वो कभी भी चेंज नहीं होती, वो 10 रुपये है। अब इसको हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल इसी की बात करते हैं। कंपनी ए इशूड 1 लाख शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ ₹15 पर शेयर। कंपनी अच्छा मार्केट में परफॉर्म कर रही थी, उसके पोटेंशियल बायर्स जो हैं वो अवेलेबल थे। उसने कितने का शेयर्स बेच दिया मार्केट में, 15 रुपये का। हालांकि उस कंपनी की जो फेस वैल्यू है शेयर्स की वो 10 रुपीज़ पर शेयर है। तो इसे हम कहते हैं प्रीमियम पे बेचना। 10 वाली चीज़ कितने की बेच रहे हैं, तो कितने इजाफे पैसे ले रहे हैं, तो ये 5 रुपये क्या कहलाएगा, प्रीमियम। अब इसकी अगर हम एंट्री पास करें तो रिमेंबर एक असूल याद रखिएगा, उसको बेशक लिख लें कि जो शेयर कैपिटल होता है ऑलवेज क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू, कि शेयर कैपिटल हमेशा जो शेयर्स की पार वैल्यू या फेस वैल्यू होगी उससे ही हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये हमेशा, अच्छा क्या होगा, हमेशा किससे क्रेडिट होगा, फेस वैल्यू से। इसको लिख के बोल्ड कर लें। अब इसमें हमारी फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपये है, तो हमारा शेयर कैपिटल किससे क्रेडिट होगा, 10 रुपये से ही होगा। आपने कितने शेयर्स दिए हैं, 1 मिलियन, 10 रुपये फेस वैल्यू है, आपका शेयर कैपिटल 1 मिलियन से ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। दैट्स इट। बैंक में कितने पैसे आएंगे, बैंक में आएंगे 15 रुपीज़ के हिसाब से। तो बैंक में आप देखेंगे 1 लाख मल्टीप्लाई 15, ये कितना आ जाएगा, 1.5 मिलियन। ये आ जाएंगे आपके पास, किस में, बैंक में आ जाएंगे। क्या ये इक्वेशन मैच कर रही है। डेबिट्स कितने हुए हैं आपके, 15 लाख के, क्रेडिट कितना हो रहा है, 1 मिलियन। ये जो डिफरेंस है ये किस चीज़ का है, दैट इज़ नोन टू बी अ शेयर प्रीमियम। और ये क्या जाएगा आपका, 5 लाख रुपया जा रहा होगा। और ये शेयर प्रीमियम हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कैपिटल रिजर्व्स होते हैं जो हम क्रिएट करके बैठे होते हैं जब हम शेयर्स अपने इशू कर रहे होते हैं। क्लियर है ये। तो असूल क्या है, वो जो ऊपर लिख दी है कि शेयर कैपिटल हमेशा किस अमाउंट से क्रेडिट होगा, फेस वैल्यू। वो आपने डिसाइड कर ली है, वो 10 रुपये है, वो 10 ही रहेगी, अब वो चेंज थोड़ी होगी। 100 रुपये है तो 100 ही रहेगी, वो चेंज थोड़ी होगी। बट आपने हमेशा इसे करना है उस फेस वैल्यू से क्रेडिट। डन। ये क्लियर है कि प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम क्या है कि फेस वैल्यू से अगर अबव वैल्यू पे शेयर बेच रहे हैं तो जो डिफरेंस आया है दैट इज़ योर प्रीमियम। 10 वाली चीज़ 15 में बेची है तो 5 रुपये क्या है, प्रीमियम। 10 वाली चीज़ 25 में गई है तो क्या होगा, 15 रुपये जो है आपका प्रीमियम होगा। और ये प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम आपका कैपिटल रिजर्व होता है। इसमें से हम जो आपके क्या कहते हैं शेयर होल्डर्स होते हैं उनको अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। मतलब ये शेयर प्रीमियम है ना 5 लाख रुपया, इस 5 लाख रुपए में से शेयर होल्डर कुछ रुपया नहीं मिलना। ये कंपनी के लिए है, कंपनी सारा मैनेज करेगी, ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल है, इसमें से डिविडेंड वगैरह कंपनी नहीं दे सकती। डन। अब हम बात करते हैं शेयर इशू एट डिस्काउंट की। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो इशू प्राइस है या इशू वैल्यू है दैट इज़ लेस देन उसकी फेस वैल्यू, कि आप इशू कर रहे हैं फेस वैल्यू से भी कम कीमत के ऊपर। नई कंपनीज वगैरह होती हैं कर रही होती हैं। जैसे हम इसी का एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी ए इशूड 1 लाख शेयर्स एट ₹7 पर शेयर वेयर एज फेस वैल्यू इज़ ₹10 पर शेयर। ये उसने आपको क्या की है, उसने आपको एडजस्टमेंट गिवन कर दी है कि कंपनी ने कितने शेयर्स दिए हैं, 1 लाख, किस कीमत के ऊपर, 7 रुपये के ऊपर। अब ये एट डिस्काउंट है, मतलब आप अपनी फेस वैल्यू से भी कम पे दे रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है।
अब बेशक वो जिसके मर्जी के ऊपर हो, हमने ये लाइन लिख ली है, इसको हमने कभी भी नहीं भूलना। शेयर कैपिटल किस अमाउंट से होगा मेरा क्रेडिट? फेस वैल्यू। अब मेरी फेस वैल्यू कितनी है? तो 1 लाख इंटू 10 करेंगे तो भाई शेयर कैपिटल में मेरे पास तो 1 मिलियन ही आना है। कितना आना है? 1 मिलियन। बैंक में बात करें तो बैंक में तो पेमेंट आएगी 7 रुपीज़ के हिसाब से। 1 लाख इंटू 7 कितना होगा? 7 लाख ये आ जाएगा बैंक में। बैलेंस तो हो नहीं रही है, फिर भी बैलेंस तो ये हो ही नहीं रही, डिस्काउंट है वो चार्ज करना पड़ेगा। रिमेंबर, ये शेयर इशू एट डिस्काउंट होता है, ये डिस्काउंट कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज नहीं होता, लिख लीजिएगा। डायरेक्टली इस एंट्री में मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखूंगा। या तो अगर मेरे पास ये प्रीमियम मौजूद है, ये चार्ज हो जाएगा डिस्काउंट शेयर प्रीमियम को। अगर मौजूद नहीं है तो ये किस में जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाएगा। कितने? 3 लाख रुपए का। डायरेक्टली ये डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज नहीं होता। डायरेक्टली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज नहीं होगा। यहाँ तो जाएगा ये शेयर प्रीमियम को डिस्काउंट, यहाँ किसको जाएगा? ये रिटेन्ड अर्निंग को चार्ज हो रहा होगा। तो आपके सामने तीनों लिखे हुए हैं, शेयर इशू एट प्रीमियम भी, शेयर इशू एट डिस्काउंट भी, और नॉर्मल शेयर इशू जो है वो भी लिख दिया है कि अगर फेस वैल्यू पे करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, आपका शेयर कैपिटल क्या हो गया? फेस वैल्यू से क्रेडिट हो गया। अगर आप प्रीमियम पे करोगे तो आपका शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा किस अमाउंट से? फेस वैल्यू से। बैंक में आएंगे टोटल अमाउंट, जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा? शेयर प्रीमियम में। तो अगर आप डिस्काउंट के ऊपर करेंगे तो शेयर कैपिटल एट दैट टाइम भी किसके ऊपर जाएगा? आपकी फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा। बैंक में टोटल अमाउंट आएगी और जो डिस्काउंट दिया है वो किसको चार्ज होगा? हमारा शेयर प्रीमियम। अगर प्रीमियम मौजूद नहीं है देन रिटेन्ड अर्निंग। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। डन। उसके बाद है राइट इशू। रिमेंबर, राइट इशू और ये दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम एडजस्टमेंट होती है। अब राइट इशू क्या होता है? राइट इशू होता है कि जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, मौजूदा शेयर होल्डर्स, आप उन्हें कहते हैं कि आप हमसे शेयर ले लें, हम आपको मार्केट वैल्यू से कम कीमत के ऊपर क्या कर देंगे? शेयर्स दे देंगे। क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू से कम कीमत पे शेयर दे देंगे। अब इसमें इस कंसेप्ट में देखें, एक आपके पास आएगी, उसे आप कहेंगे ये आपकी फेस वैल्यू है, वो है 10 रुपये। एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का। आप उन्हें कहते हैं कि भाईजान आप अगर मार्केट जाओगे ना आज, तो मार्केट में जाके शेयर खरीदोगे हमारा स्टॉक एक्सचेंज से, तो आपको जो मार्केट वैल्यू पड़ेगी वो है 30 रुपये। कितने की? 30 रुपये की। वो आप कहते हैं आप मार्केट से लो, हम आपको देते हैं, आप एक काम करें, आप हमसे बाय 1 गेट 1 फ्री ले लें 30 रुपये में, एक के साथ एक मुफ्त। तो 30 रुपये में 2 शेयर दे रही है, एक कितने का पड़ा? 15 का। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? आपको मार्केट से कम कीमत के ऊपर दे रहा है, मार्केट से कम कीमत के ऊपर। तो ठीक है, अगर आप बैंक को डेबिट करें तो अगर आपको शेयर इशू हुए हैं तो बैंक आपका आ जाएगा। अगर आप इसकी एंट्री पास करना चाहें तो शेयर कैपिटल 2 शेयर्स है ना, तो शेयर कैपिटल तो आपके जाएंगे हमेशा किससे? फेस वैल्यू, डैट इज़ 20 रुपीज़। बैंक में आपके पास कितने जाएंगे? 30 रुपये। और बाकी जो है वो कहाँ से निकल जाएगा? आपका शेयर प्रीमियम में। तो अगर आप राइट इशू को देखें और शेयर इशू एट प्रीमियम देखें तो इनकी एंट्री जो है वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पे शेयर दे रहे हैं, लेकिन नॉर्मली ये होता फेस वैल्यू से ऊपर ही है। तो कोई भी चीज़ अगर फेस वैल्यू से ऊपर होगी वो हमेशा प्रीमियम की कैटेगरी में ही आएगी। तो इसका मतलब राइट इशू के लिए तो हमें कोई एज इट इज़
जर्नल एंट्री, कोई एज इट इज़ चीज़ जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। डन। अच्छा जी, जो पहली हमने टाइप पढ़ी है शेयर इशू एट फेस वैल्यू, बैंक इंक्रीज हो रहा है, बैंक इंक्रीज हो रहा है पहले वाली में, बैंक इंक्रीज हुआ, पैसा आया, डेबिट हुआ, नेट एसेट्स इंक्रीज हुए। सेकंड वाली डिस्काउंट वाली, क्या बैंक में इनफ्लो हो रहा है, कैश आ रहा है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, इक्विटी बढ़ रही है। थर्ड वाली पे बैंक इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसका इम्पैक्ट भी कहाँ जाएगा, नेट एसेट्स पे जाएगा। चौथी वाली के ऊपर भी हम क्या करेंगे, बैंक को इंक्रीज कर रहे हैं, आपके नेट एसेट्स जो हैं वो तो इंक्रीज हो रहे हैं। इन चारों में देखा जाए तो आपकी इक्विटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, बिकॉज हमारे नेट एसेट्स जो हैं वो क्या है, इजाफा हो रहा है। आप इन चारों में देखेंगे तो आपका बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इन सबसे अलग, दैट इज बोनस शेयर। बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है? बोनस का मतलब होता है कि ये शेयर दिए जाएंगे फ्री में, ये फ्री में शेयर्स दिए जाएंगे किनको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। जो आपके मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं, आप उन्हें क्या कर रहे हो, शेयर्स दे रहे हो और उनसे 1 रुपया भी नहीं ले रहे, आप उनसे 1 रुपया भी नहीं ले रहे। इसकी मल्टीपल रीज़न हैं। नंबर 1 कि शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट जो है उसको डाइल्यूट करने के लिए, पहले एक बंदे ने लाख रुपया बिज़नेस में लगाया हुआ था, उसको हमने 10,000 शेयर दिए हुए थे, अब हमने उसको फ्री में कितने कर दिए हैं, उसके हमने शेयर्स जो हैं वो 15,000 कर दिए है उसका लाख रुपया ही, बट उसकी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई है, डाइल्यूट हो गई है। नंबर 2 जिस मेन मकसद होता है क्या, कि ये बोनस इशू कंपनी करती कैसे है, क्या टाइप्स हैं। या तो कंपनी एज आ डिविडेंड के तौर के ऊपर बोनस दे देती है, या अपने जो रिजर्व्स हैं उनको क्या कर देती है, इक्विटी में कन्वर्ट कर देती है। 2 रीजंस हैं, या तो एज अ डिविडेंड दिया जाएगा या अपने रिजर्व्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर रही होगी। अब कंपनी है, कंपनी कहती है जी डिविडेंड देने, और कंपनी कहती है डिविडेंड ना दिया तो शेयर होल्डर ने सर फाड़ देना हमारा, कि हमें जी हमारा मुंह बंद कराएं, हमारे पैसे कहाँ पे हैं, खा तो नहीं गए, ये तो नहीं वो। कहते हैं हमारे कैश के हालात भी बेहतर नहीं चल रहे अभी, तो क्या करें, कैश अभी हमने पे भी नहीं करना और देना भी हमने क्या है, डिविडेंड देना है। तो क्या कहते हैं यार हम इनको कैश नहीं देते, हम इनको कैश के बदले में क्या दे देते हैं, शेयर दे देते हैं। हम इनको डिविडेंड नहीं देंगे बल्कि डिविडेंड के बदले में क्या दे देंगे, शेयर दे देंगे। तो आपने तो शेयर होल्डर से 1 रुपया भी नहीं लिया, उनको क्या दे दिया उल्टा, आपने शेयर्स दे दिए, तो ये क्या कहलाएंगे, बोनस शेयर्स कहलाएंगे। या आपके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं, आपके पास शेयर प्रीमियम पड़ा हुआ है, आपके पास दूसरे रिजर्व्स पड़े हुए हैं, आप उन रिजर्व्स को क्या कर देते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैपिटलाइज कर दे, सॉरी आप उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं। बिकॉज शेयर प्रीमियम में से आप कभी भी शेयर होल्डर को 1 रुपया नहीं दे सकते। अब कहते हैं हम प्रीमियम से इनको शेयर दे देते हैं, इनके शेयर्स बढ़ जाएंगे, कल को नंबर ऑफ शेयर्स पे क्या ले लें, हम चाहिए डिविडेंड जो है वो ले लें। तो ये 2 रीजंस हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये है क्या इसमें कोई पैसा बिजनेस में आएगा, नहीं, तो शेयर भी इशू होंगे। अब शेयर इशू अगर होंगे तो हमारी जो बुनियादी एंट्री पास होगी वो तो शेयर कैपिटल ही है। शेयर कैपिटल तो आप जो मर्जी कर ले, उसने होना है क्रेडिट, और उसने होना है हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट। किससे होना है, फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख शेयर्स उन्होंने फ्री में दे दिए बोनस, तो 1 लाख इंटू 10 करेंगे, शेयर कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, 1 मिलियन से क्रेडिट हो जाएगा। डन, ये तो लाजमी है। अब डेबिट किसे करेंगे, पैसा तो आया नहीं है, क्या हमारे पास कुछ है नहीं। रिमेंबर, अगर आप एज आ डिविडेंड के तौर के ऊपर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एज अ डिविडेंड, तो जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग है आप उसमें से पे करेंगे। और अगर आप वैसे इक्विटी को कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप किसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं, शेयर प्रीमियम को। तो यहाँ आप किसे करेंगे, शेयर प्रीमियम को जो है वो क्या करेंगे,
डेबिट कर रहे होंगे। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, उसकी एंट्री पास कर रहे होते हैं। तो अगर एज अ डिविडेंड के तौर के ऊपर है, एज अ डिविडेंड के तौर के ऊपर, तो क्या डेबिट होगी, रिटेन्ड अर्निंग। आपका बेशक शेयर प्रीमियम भी क्यों ना मौजूद हो, आपके पास शेयर प्रीमियम भी मौजूद है, आपके पास रिटेन्ड अर्निंग भी मौजूद है, बट वो कह रहा है कि हमने एज अ बोनस दे दिए, एज अ डिविडेंड के तौर के ऊपर दे दिए हैं, तो डिविडेंड तो हमेशा रिटेन्ड अर्निंग से निकलना है। तो क्या होगी आपके, फिर रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो जाएगी, हमने उसमें से क्या कर दिया, आपने बोनस शेयर्स दे दिया, और डिविडेंड नहीं दिया, वैसे ही बोनस डिक्लेयर कर दिया। फिर हमारे पास अगर रिटेन्ड अर्निंग भी मौजूद है और शेयर प्रीमियम भी मौजूद है, फिर हम किस में से देंगे, शेयर प्रीमियम से दे रहे होंगे। या इन शॉर्ट, बोनस एज अ डिविडेंड ऑलवेज क्रेडिटेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग। डन। अब ये एंट्री में मुझे बताएं, क्या कोई कैश इनफ्लो हुआ? ये कोई कैश इनफ्लो हुआ? किसी किसी का कोई पैसा कुछ भी आया? तो ये वाहिद बोनस इशू है जिसमें से आपकी इक्विटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस बोनस इशू का नो इम्पैक्ट ऑन इक्विटी। क्यों? आपने 5 लाख का प्रीमियम रिकॉर्ड किया हुआ था, आपने 5 लाख का प्रीमियम ख़त्म किया, उसको शेयर्स में डाल दिया, तो टोटल इक्विटी आपकी सेम रहेगी, टोटल इक्विटी आपकी सेम रहेगी। ये आई कैप का रिसेंट एमसीक्यूज आया हुआ था कि बताएं कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनका इक्विटी के ऊपर इम्पैक्ट आता ही नहीं है। तो बोनस शेयर्स हैं, क्योंकि इक्विटी वो लिखा हुआ ऊपर, इज इक्वल टू नेट एसेट्स इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। पहले वाले में आपका बैंक इंक्रीज हुआ, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में, इसमें तो आपके पास 1 रुपया भी नहीं आया। आपने क्या किया, आपके पास ही फंड्स पड़े हुए थे, उन्हीं फंड्स में से क्या दे दिए, शेयर दे दिए। तो फंड्स 10 लाख से कम हुए हैं, शेयर कैपिटल आपका क्या हो गया, 10 लाख से इंक्रीज हो गया, तो टोटल तो सेम ही रहा आपका। तो इसका टोटल इक्विटी के ऊपर कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये चीज़ याद रखनी है कि बोनस शेयर्स जो हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ये टोटल इक्विटी को इम्पैक्ट नहीं करते। शेयर इशू एट फेस वैल्यू, इम्पैक्ट ऑन इक्विटी, डिस्काउंट, प्रीमियम, राइट इशू, इन चारों का इम्पैक्ट आएगा इक्विटी पे। बट बोनस शेयर्स जो है उससे आपकी टोटल इक्विटी जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। सर, हम डिविडेंड के अलावा अगर कोई इशू कर रहे हैं बोनस शेयर, तो हम फिर जब डिविडेंड हमने देना ही नहीं है, डिविडेंड के अलावा, तो फिर हम शेयर होल्डर को क्यों बेनिफिट देंगे? आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मार्केट में रिप्यूट बनाने के लिए कि जी हम अपना बोनस डिक्लेयर कर रहे हैं, हमारी अच्छी रेपो हो गई है, हम अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छा हमारा प्रीमियम पड़ा हुआ है, तो मार्केट में रिप्यूट बनाने के लिए आप इशू करते हैं, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं कि भाई ये तो डिविडेंड भी दे रहे हैं, ये डिविडेंड के अलावा भी बोनस दे रहे हैं, तो आओ पैसा लगाओ यहाँ पे ताकि हमें भी कल को शेयर्स मिले। तो ये आपकी पूरी शेयर्स की अकाउंटिंग है कि किस तरह से आप शेयर्स इशू करेंगे, किस तरह से आपकी इक्विटी में फ़र्क आएगा और कैसे आप उसको लेकर चल रहे होंगे। एमसीक्यूज़ के पर्सपेक्टिव पे याद रखिएगा, द लास्ट वन, बोनस शेयर्स का टोटल इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। बोनस शेयर्स का टोटल इक्विटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी कीजिए ज़रा। सर, अगर डिस्काउंट पे हम इशू करेंगे तो उसके अगेंस्ट हम जो शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग को डेबिट करें, ये हमारे पास ऑप्शन होगी इनमें से एक करने की, या फिर इसके लिए अगर प्रीमियम मौजूद है तो ऑलवेज चार्ज विद द प्रीमियम, अगर प्रीमियम मौजूद नहीं तो फिर रिटेन अर्निंग, अगर प्रीमियम ख़त्म हो गया देन रिमेनिंग रिटेन अर्निंग में जाएगा।
अगर प्रीमियम मौजूद है तो प्रीमियम हमें कंपनी कहता है कि शेयर प्रीमियम में से आप कौन कौन सी अमाउंट लेस करवा सकते हैं। एक शेयर इशू कॉस्ट, रिडेम्पशन और डिस्काउंट, ये हम शेयर प्रीमियम से चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्रीमियम से हम 1 रुपये की भी पेमेंट नहीं कर सकते। ये हमारा चूँकि है तो शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए कोई पेमेंट नहीं हो सकती। शेयर इशू कॉस्ट हो गई, रिडेम्पशन हो गई, बोनस हो गया या डिस्काउंट या रिबेट्स होते हैं शेयर इशू के, वो हम चार्ज करते हैं प्रीमियम से। तो अगर मेरे प्रीमियम मौजूद है तो मैं प्रीमियम को ही चार्ज करूँगा, रिटेन अर्निंग को थोड़ी जाऊँगा मैं। अगर नहीं देन मैं रिटेन अर्निंग चला जाऊँगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको ना अपने माइंड में रखनी होती हैं। जैसे बोनस का टोटल इक्विटी पे इम्पैक्ट नहीं आता, आपकी टोटल इक्विटी सेम रहेगी। किन का आएगा? शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से इंक्रीज़ होगा, हमेशा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये 2-3 पॉइंट्स ना फ्रीक्वेंटली एग्जामिनर ने अपने एमसीक्यूज़ में पूछ रहे हैं। और स्प्रिंग 2024 का जो सवाल आया था इक्विटी वाला, उसमें ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो छोटी होती है, बंदा भूल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपको पेपर में कहता है जी आप जर्नल एंट्रीज जो हैं पास कर दें, और वो कहता है जी मैंने बोनस एज अ डिविडेंड दी है, उसने ये गिवन किया। आप जल्दी में से कर रहे थे और आपने उस बोनस में डेबिट कर दिया शेयर प्रीमियम को, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? बिकॉज डिविडेंड कहाँ से निकलना है, तो आपने क्यों प्रीमियम से चार्ज किया है। और वो करता है, वो प्रीमियम भी गिवन करता है, वो आपको रिटेन अर्निंग भी गिवन करता है, बताता है, फिर आपके नंबर काटता है वो बाकायदा। अब इस एंट्री नहीं, जब हम स्टेटमेंट बना रहे होंगे उसमें भी होगा कि भाई जब आपका एज अ बोनस के तौर पे दिया जा रहा है तो इसको रिटेन अर्निंग से लेस करवाओ ना, आप इसको क्यों शेयर प्रीमियम से करवा रहे हो। तो वहाँ पे थोड़ी सी ना रीडिंग बेहतर करनी चाहिए और कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आपको पता हो कि अगर एज अ डिविडेंड है तो रिटेन अर्निंग, अगर बोनस इशू है टोटल आपकी इक्विटी सेम रहेगी। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से ही इंक्रीज़ होगा। डिस्काउंट है, डिस्काउंट, रिबेट, रिडेम्पशन, वो सारी किसको चार्ज होनी है? प्रीमियम को। अगर बच गई तो रिटेन अर्निंग। कोई चंद एक बातें हैं जो इस चैप्टर में आपको याद रखनी होती हैं। हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? अर्न करने के लिए। प्रॉफिट चाहिए। आपने कंपनी में शेयर्स लगाए हैं, आपने कंपनी को लाख रुपया दिया है, तो कंपनी से आप क्या चाहेंगे कि आपको उस 1 लाख रुपए के ऊपर रिटर्न जो है वो हासिल हो। तो कंपनी अब जो रिटर्न देगी, जो प्रॉफिट्स देंगी, उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। इसको लिख लें जल्दी, इसका मैंने मिटाना है।
डिविडेंड सबसे पहले हम किन्हें पे करते हैं? प्रेफरेंस शेयर। और सबसे एंड पे? और जो रिडीमेबल्स को करते हैं वो क्या होता है? फाइनेंस कॉस्ट होती है। क्या हो गया है? फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं उसको। लोन तो वो है ना जो आपने रिडीमेबल शेयर्स को इशू की है, दैट इज़ योर नॉन करंट लायबिलिटी। जो उनके ऊपर पे किया जाएगा वो आपका इंटरेस्ट है, वो आपकी फाइनेंस कॉस्ट जो है वो कंसिडर होती है। अच्छा जी, डिविडेंड किसे कहते हैं? इसका मतलब कि जो हम शेयर होल्डर्स को उनका प्रॉफिट का पार्ट पे कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? डिविडेंड जो है वो कहला रहा होगा। जो हम किसको पे कर रहे हैं? शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हैं, वो मेरा क्या कहलाएगा? डिविडेंड। और जब भी डिविडेंड इशू होगा तो सबसे पहले जाएगा प्रेफरेंस, और जो रिमेनिंग होगा वो किसके पास जाएगा? ऑर्डनरी के पास जा रहा होगा। अब हम ज़रा बात करते हैं डिविडेंड की। कंपनी अक्सर डिविडेंड डिक्लेयर करती है पर शेयर 4 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये दे देती है, या वो टोटल कहती है हम इतने % डिविडेंड देंगे। पहले देखते हैं कि डिविडेंड के टाइप्स क्या है, फिर इसकी हम एंट्री वगैरह देखते हैं कैसे होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिविडेंड की टाइप्स क्या है। डिविडेंड का आपको समझ तो लग गया होगा डिविडेंड कहते किसे हैं, कि जो हम शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट का शेयर जो मिलेगा शेयर होल्डर को, उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। अब डिविडेंड की हमारे पास 2 तरह के टाइप्स हैं। एक मेरे पास कहलाएगा इंटरिम डिविडेंड, और दूसरा मेरे पास क्या कहलाएगा? फाइनल डिविडेंड। एक इंटरिम डिविडेंड है और दूसरा कौन सा मेरे पास? फाइनल डिविडेंड है। डिविडेंड हमेशा फॉर द ईयर जो हमने पे करना है उसके बारे में हमने बात करनी है। और डिविडेंड हमेशा पे किस में से होता है? रिटेन्ड अर्निंग में से। किस में से पे होगा? रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं हम रेवेन्यू। ये बेसिकली हमारा होता है रेवेन्यू रिजर्व्स। ये मेरे क्या होते हैं? रेवेन्यू रिजर्व्स, या इसके लिए एक और टर्म हम इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स। कल जब मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वापस फॉर्मेट पे आऊँगा, उस पर लिखा होगा। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या है कि ये आपके अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स हैं जो आपने क्या कर ली हैं? इकट्ठे करके अपने पास रख ली हैं। अब कंपनी जो है, कंपनी चल रही है, कंपनी ने काम करना है, तो कंपनी क्या जितने पैसे कमाएगी सारे मालिक को दे देगी, सारे शेयर होल्डर्स को दे देगी? अगर कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट कमाया अगर सारा ही उसने अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया तो कल के पैसे कहाँ से लेके आएगी? उसने एक्सपेंशन करनी है, प्लांट लेना है, लैंड लेना है, बिल्डिंग लेनी है, मुख्तलिफ काम है करने के लिए। तो वो क्या करती है कि पैसे कमाते रहते हैं, प्रॉफिट कमाते रहते हैं, उसको जमा करते रहते हैं। जिसमें जमा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट अकाउंट कहते हैं, या हम उसे क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। तो इसके पास आपके पास पेपर में गिवन होगा ओपनिंग बैलेंस। ये है आपका क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब पैसा पड़ा हुआ है। अगर डेबिट बैलेंस होना रिटेन्ड अर्निंग का मतलब कंपनी गई, ये अनकरी वाइंड अप ही होगी, फिर पैसे नहीं हमारे पास। अब जो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाते हैं, जो मेरे पास क्या आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो हम पूरा प्रॉपर अपनी वो बनाते हैं, क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बनाते हैं। जो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो मैं इसमें क्या करता हूँ? ऐड कर देता हूँ, क्रेडिट कर देता हूँ। बिकॉज ये प्रॉफिट है, ये फॉर द ईयर था, ये कहाँ आ जाएगा? मेरा रिटेन्ड अर्निंग में आ जाएगा। डन हो गया। अब इसमें से जो पेमेंट्स हैं या इसमें जो आनी है वो मैंने यहाँ पे लिखनी है। एक इसमें से आप आगे जाके हम IAS 16 में पढ़ेंगे, एक होगी इसमें ट्रांसफ़र फ्रॉम IAS 16, शायद सुना भी होगा आपने, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। वो जो आप डेबिट करते थे रिवैल्यूएशन सरप्लस को और रिटेन्ड अर्निंग को करते थे क्रेडिट, ये उसकी बात हो रही है कि आप जब सरप्लस को रियलाइज़ करवाते हैं, अगर डिस्कस करेंगे IAS 16 में भी, तो वो अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे चार्ज कर देंगे कि एक अकाउंट से उठा के अमाउंट हमने क्या कर दी है? यहाँ पर लिख दी है। फिर ये हमने बनाया रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट। इसमें से हम देखते हैं कि यार ये एक प्रोजेक्ट है,
इसके लिए हमें पैसे चाहिए, जैसे एक बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई स्पेसिफिक रिज़र्व क्रिएट कर लिया या कोई जनरल रिज़र्व क्रिएट कर लिया प्लांट के अपग्रेडेशन के लिए, तो जितना प्रॉफिट कमाएंगे साल के एंड पे कुछ अमाउंट उठा के कहाँ डाल देंगे आप, उन जनरल रिज़र्व में डाल देंगे। क्या कर देंगे, जो आपके जनरल रिज़र्व्स होंगे या कोई स्पेसिफिक रिज़र्व्स होंगे, आपने प्रॉफिट कमाया, कुछ अमाउंट आपने उस रिज़र्व में रख दी कि कल को हम बिल्डिंग लेंगे, हम इस अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे, कल को प्लाट लेंगे, हम इस अकाउंट से निकाल लेंगे, हम अपने ये वाले प्रॉफिट जो हैं डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी सेटअप कर रहे हैं। डन हो गया। उसके बाद अभी हमने देखा था कि अगर बोनस दिए जा रहे हैं एज अ डिविडेंड के तौर के ऊपर, तो वो भी कहाँ से निकलेंगे, रिटेन्ड अर्निंग में से। तो हमने क्या एंट्री पास की था, देखें आपने क्या एंट्री पास की थी बोनस शेयर्स की, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल। तो ये क्या हो रहा है, रिटेन्ड अर्निंग हमारा डेबिट नहीं हो रहा, ये भी आ गया बीच में। डन। उसके अलावा अब आपने पेमेंट करनी है डिविडेंड की, तो आपके पास आ जाएगा डिविडेंड डिक्लेयर्ड। क्या आएगा, डिविडेंड डिक्लेयर, कि कंपनी ने इतना डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, अनाउंस कर दिया कि इतने लाख इतने मिलियन हम डिविडेंड पे करेंगे। तो डिविडेंड की पेमेंट भी कहाँ से होनी है, रिटेन्ड अर्निंग से। अब ये बोनस शेयर्स हैं, मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ये कौन से हैं आपके एज अ डिविडेंड वाले हैं, ये कौन से हैं बोनस शेयर्स एज अ डिविडेंड, के हम क्या दे रहे हैं, डिविडेंड नहीं दे रहे, उसके बदले में क्या दे रहे थे, बोनस। तो कहाँ से देंगे हम, रिटेन्ड अर्निंग में से दे रहे होंगे। उसके अलावा जो अभी हमने देखा था वो आपने शेयर डिस्काउंट या इशू कॉस्ट वगैरह होगी, जो आपका डिस्काउंट्स हो गए या शेयर इशू की कॉस्ट आपकी हो गई, वो या तो चार्ज होगी शेयर प्रीमियम से, अगर वो नहीं है तब कहाँ से जाएगी आपकी, रिटेन्ड अर्निंग से। आप इसे क्लोज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग का, कि ये मेरी क्या है, रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस है। ये जो चीज़ें हैं हमारी बेसिकली ये हमने यहाँ पे देखनी है, इनको हमने क्या करना है, प्रेजेंट करना है। अब ये रिटेन्ड अर्निंग का जो टी अकाउंट बनाया है, ये हमारा प्रॉपर स्टेटमेंट जो है बन रही होगी, प्रॉपर हम इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। अभी जो टी अकाउंट बना रहे हैं, जब हम फॉर्मेट पे आएंगे हम उसमें लिखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस ये था, इतना हमारा प्रॉफिट आया, इतना ट्रांसफ़र इस अकाउंट में हुआ, इतना इस अकाउंट्स में से गया, इतने हमने इसमें से बोनस शेयर्स दिए हैं, इतना हमने इसमें से डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इतने के हमने डिस्काउंट वगैरह रिटेन्ड अर्निंग से चार्ज किए हैं। इसी को मैंने क्या करना है, जाके स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। डन। यहाँ तक कोई भी सवाल है तो बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। एनी कन्फ्यूजन बाय एनी वन? वो जो उनकी सेकंड प्रेफरेंस तो रिटेन्ड अर्निंग, लेकिन वो सारे शेयर प्रीमियम से निकल जाते होते हैं, वो सारे शेयर प्रीमियम से निकल जाते हैं। तो फिर हमने सेकंड प्रेफरेंस क्यों दिया रिटेन्ड? किसे, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास शेयर प्रीमियम पड़ा है 5 लाख रुपए का और आपने अदर देन बोनस डिक्लेयर किया 7 लाख रुपए का, तो 5 लाख कहाँ से जाएगा, तो बाकी 2 लाख कहाँ से जाएगा, किसको, ये ले लिखा तो है, सारे आ जाएंगे, ये ले। अब क्लियर है? रेवेन्यू रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स हैं, इसमें से पैसा देंगे आप, डिविडेंड्स इसमें से डिक्लेयर होंगे, आपकी रिटेन्ड अर्निंग है, इसमें से डिविडेंड दिया जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल है, सारे खर्चे इसमें से होने हैं आपके। जो कैपिटल रिजर्व होते हैं उसमें से एक्सपेंसेस नहीं हो सकते, कैपिटल रिजर्व में से कभी भी आप डिविडेंड नहीं दे सकते। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, और कोई सवाल? अब आ गया। अब ये आपने डिविडेंड डिक्लेयर करना है, कहाँ से होना है आपका, रिटेन्ड अर्निंग में से। और जब डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो साथ ही डिविडेंड का हम अकाउंट भी बना लेते होते हैं, कि डिविडेंड भी डिक्लेयर होता है, फ़ौरन पे थोड़ी होता है। तो आपका एक अकाउंट बनता है, दैट इज़ डिविडेंड पेएबल अकाउंट, कि कितना डिविडेंड है। आपके पास ओपनिंग पेएबल गिवन होगा, आपके पास क्लोजिंग पेएबल जो है वो आ जाएगा। फिर ये जो आपने किया है डिविडेंड डिक्लेयर, आप लिख देंगे कि जी इतना हमने इस साल डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डिविडेंड
पेड कि इतना आपने डिविडेंड इस साल पे किया है, तो यहाँ से आप इसको निकाल रहे होते हैं। तो डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, देखिए पे अगर नहीं करते तो पेएबल हो जाएगा। तो आपका डिविडेंड पेएबल का भी अकाउंट बना होता है, ओपनिंग पेएबल होगा, क्लोजिंग पेएबल होगा, जितना फॉर द ईयर यहाँ पे डिक्लेयर किया था वो आपने यहाँ पे लिख दिया, और जब बैलेंस निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्चुअल डिविडेंड आपने कितना पे किया था। डन। ये दो अकाउंट कैश फ्लो में लाजमी बनते हैं। ये वाले दो अकाउंट जब आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे होते हैं तो ये लाजमी होते हैं, इसके बगैर कभी भी आपका कैश फ्लो का सवाल पूरा होता ही नहीं है। तो इनको लिखने के साथ ना रेफरेंस के तौर पर IF7 लिख लीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि हमने ये अकाउंट वहाँ पे बनाने होते हैं, वर्किंग्स में जाना होता है हमने। क्लियर है? तो आपको लग गया पता कि डिविडेंड कहाँ से पे होगा, और डिविडेंड पेड में और डिविडेंड डिक्लेयर फ़र्क लग गया पता क्या है कि डिक्लेयर तो आज कर दिया लेकिन पे सारा थोड़ी होगा। तो हम जाएंगे डिविडेंड पेएबल का अकाउंट बनाएंगे, वहाँ से क्या करेंगे, हम डिविडेंड पेड निकालेंगे कितना है कितना नहीं है। लेकिन जो है ना ये रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट, इसको लिख लीजिएगा। अब मैंने जब आपके पास फॉर्मेट लेके आना है इंशाल्लाह, कल या परसों हम जब फॉर्मेट बना रहे होंगे, तो मैंने इसी टी अकाउंट को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। इसी टी अकाउंट को मैंने क्या करना है, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है कि ओपनिंग में ये ऐड हुआ, ये लेस हुआ, हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन जाएगी। तो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है क्या कि जो हमारे लेजर्स बने होते हैं हम इनको स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या कर रहे हैं, लिख रहे होते हैं। सिंपल प्रेजेंटेशन है ये। अब डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड जो है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक है इंटरिम डिविडेंड और दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, फाइनल डिविडेंड। अब इसको समझते हैं कि हमारा ईयर शुरू हुआ 1 जनवरी 2024 पे और ख़त्म हुआ जाके मेरा 31 दिसंबर 2024 को। ये मेरा क्या है, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। डन हो गया, ये मेरा क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। इंटरिम का मतलब क्या है, ड्यूरिंग द ईयर। आपका एग्जैक्टली 6 महीने बाद कंपनी जो है अपने हाफ ईयरली अकाउंट डिक्लेयर करती है और कंपनी जो है वो क्या कर देती है, अपना डिविडेंड अनाउंस कर देती है। बोर्ड बैठते हैं, आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा या पढ़ लेंगे, कंपनी लॉ में जाके बोर्ड बैठेगा और एग्जैक्ट बनेंगे इसके जाके ये 30 जून। 6 माह पूरे हुए, उन्होंने 6 माह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाली, उसके प्रॉफिट्स के बेसिस के ऊपर क्या कर दिया, उन्होंने अपना डिविडेंड अनाउंस कर दिया। ये साल के दौरान इशू आप अनाउंस कर रहे हो। आप जाके पढ़ें कंपनी एक्ट में कि 45 डेज़ में आपने क्या करनी होती है, मेरे ख्याल से पेमेंट करनी होती है। इसी साल इशू हुआ। इंटरिम डिविडेंड जो है ये आपने कब डिक्लेयर किया, किस ईयर में, 2024 में। आपका 2030 जून आया, आपका ईयर एंड हुआ था, आपका हाफ मंथ एंड हुआ, आपने गए फाइनल अकाउंट, आपने अकाउंट्स बनाए 6 महीने के और आपने कहा इन 6 महीने का ये मेरा प्रॉफिट है, इस बेसिस के ऊपर ये डिविडेंड है। अभी अनाउंस हुआ है, पेमेंट कब होगी इसकी, अभी होगी। इसका मतलब आप 2024 में ही इसको अनाउंस करेंगे और आप इसको 2024 में ही क्या कर देंगे, पे कर देंगे, बिकॉज आपकी लीगल इम्प्लीकेशंस है। आपने डिविडेंड वन इट इज़ अनाउंस्ड, तो आपने कंपनीज एक्ट की टाइम लाइन फॉलो करनी है कि इतने दिनों में आपने डिविडेंड पे करना है। तो इंटरिम 24 में डिक्लेयर हुआ और 24 में क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा, बिकॉज आपके अकाउंट बने 30 जून तक। जुलाई में आपने डिक्लेयर किया होगा, मैक्सिमम हम अगस्त में क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो रिमेंबर जो इंटरिम डिविडेंड होगा, क्या इंटरिम डिविडेंड, वो हमेशा करंट ईयर की SOCI में शो होगा। मतलब जो मैं यहाँ पे डिविडेंड पे कर रहा हूँगा ना, अगर मैं फॉर द ईयर रिटेन्ड अर्निंग बना रहा हूँ तो फॉर श्योर मेरा जो डिविडेंड पे हुआ होगा इंटरिम इसी साल होगा। इंटरिम जो है वो इसी साल पे होगा। 24 का इंटरिम 24 में पे होगा, 23 का इंटरिम 23 में ही पे होगा, 22 का इंटरिम जो है वो 22 में ही पे होगा। फॉर द ईयर हमेशा उसी साल पे होता है।
फॉर द ईयर जो ड्यूरिंग द ईयर है इंटरम, वो क्या होता है उसी साल पे होगा। 6 महीने के अकाउंट से 6 महीने के बाद डिक्लेयर किया, अगले महीने पेमेंट हो जाएगी। ये तो हो गया आपका 24 का था, 24 में पे होगा। अब है हमारे पास फाइनल डिविडेंड, ये क्या होगा? गलत। फाइनल डिविडेंड क्या है? आपके प्रॉफिट शुरू हुए यहाँ से, यहाँ तक आपने अपने प्रॉपर साल चलाया, आपका ईयर एंड हो गया। अब चली गई हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के लिए। क्या? अब आपका 31 दिसंबर को तो ईयर एंड हो गया, अकाउंट्स क्लोज हो गए। अब होनी है रिपोर्टिंग, अब होने हैं ऑडिट। तो लीगल 3 माह का टाइम है, 90 डेज है, 124 दिन है। ठीक है जी, आपके पास टाइम है 30 अप्रैल 2025 के आपने इस तारीख के बाद यहाँ तक क्या करनी है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है बनानी है। मतलब अब इन 4 महीने में बैठ के, आप 120 डेज में बैठ के, फॉर एग्जांपल आप क्या करेंगे, अपने बैलेंस शीट बनाएंगे, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करवाएंगे, आपका ऑडिट होगा, आपके ऑडिटेड अकाउंट्स लगेंगे। सब कुछ करने के बाद जब यहाँ पे आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी, जब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएंगे, वो 2025 में आए हैं, वो 2025 में आएंगे जी, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसकी बेसिस के ऊपर हम अपना फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं 2024 का। अब 2024 का डिविडेंड कब डिक्लेयर हो रहा है, तो पेमेंट कब होगी? 25 में होगी। बिकॉज आपके पास जब आपके बोर्ड आया, जब आपकी एजीएम कॉल हुई, एजीएम कॉल तो आपके अब नेक्स्ट ईयर होनी है। आपके अकाउंट्स क्लोज हुए 31 दिसंबर 2024 को। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि जैसे आपका ईयर एंड हुआ, बटन दबाया, सब कुछ बन के आ गया, ऐसे ही होगा? नहीं, आपका 31 दिसंबर को ईयर एंड हुआ, अब आपका प्रोसेस शुरू हो गया, अब आपके अकाउंट्स बन रहे हैं, आपका ऑडिट हो रहा है, आपकी ऑडिट रिपोर्ट इश्यू हुई है, उसके बाद सारा कुछ बन गया। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी बन गई, फिर साइंड हुए बाय सीएफओ, बाय डायरेक्टर्स, बाय बोर्ड ऑफ मेंबर्स, उसके बाद एजीएम कॉल होगी। एजीएम कॉल होने के बाद फिर वो आपके आएगा बोर्ड, कहेंगे जी ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये हमारे पिछले साल की परफॉर्मेंस है, पूरे साल हमने काम किया, लास्ट ईयर का डिविडेंड 31 दिसंबर 2024 तक का अब हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब ये एजीएम 24 की 25 में कॉल होगी, तो ये डिक्लेयर कब होगा? 25 में ही होगा, और ये पे भी कब होगा? अब 25 में ही होगा। तो रिमेंबर, ये फाइनल डिविडेंड जो होता है हमारा, इसकी पेमेंट हमेशा कब होती है? नेक्स्ट ईयर में होती है। कब होती है? नेक्स्ट ईयर में। तो इंटरम हमेशा करंट ईयर में एडजस्ट होगा, फाइनल हमेशा नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट होगा। ये चीज़ आपने बस याद रखनी है कि इंटरम जो है हमेशा करंट ईयर में एडजस्ट होगा, और फाइनल डिविडेंड जो है वो कब होगा हमारा? हमेशा नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट होगा। इंटरम करंट ईयर, फाइनल नेक्स्ट ईयर। मतलब अगर मैं 2024 की, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 2024 की रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बना रहा हूँगा, तो 2024 में कौन कौन से डिविडेंड की पेमेंट होगी? 2023 का फाइनल 24 से पे हुआ होगा, और 2024 का इंटरम जो है वो 24 से क्या होगा? पे होगा। अगर मैं 25 का बनाऊंगा, तो 25 में 2024 का फाइनल की पेमेंट की जाएगी और 25 के इंटरम की। तो करंट ईयर का इंटरम और पिछले ईयर का फाइनल जो है आप इस साल पे कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? इसको जरा एक दफा लिख लें, इसको नोट करना है नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आई कैप की बुक सबसे बेस्ट है, आप एक बार पढ़ के देखें आई कैप की किताब।
आप आई की किताब पढ़ेंगे ना तो पेपर पास हो जाता है। सारी थ्योरी सारे एमसीक्यूज जो हैं आई की बुक से आते हैं। हाँ टैक्स क्या करने आ रहा है इस टाइम तो। अब जब डिविडेंड हम डिक्लेयर करते हैं तो डिविडेंड डिक्लेयर की जो जर्नल एंट्री होती है वो हमारी कुछ इस तरह से होती है। जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा डेबिट, आपके पास आ जाएगा क्रेडिट। आपकी रिटेन अर्निंग जो है वो हमेशा क्या होगी, आपकी डेबिट होगी। अभी चूंकि डिक्लेयर किया है, पे नहीं किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड पेएबल जो है वो क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। डन। और जब आप डिविडेंड की पेमेंट करते हैं तो आपका क्या था, डिविडेंड पेएबल जो है ये डेबिट हो जाएगा और आपका बैंक जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो रहा होगा। तो डिक्लेयर पे ये एंट्री है और पेमेंट की एंट्री जो है वो हमारी इस तरह से होती है। क्लियर है। और जब हमने डिविडेंड ये कैलकुलेट करना होता है ना, तो करते क्या, वो हमें अमूमन कहता है जी 10% डिविडेंड देने हैं, 20% डिविडेंड देने हैं। उसका होता क्या है कि जो भी आपके पास शेयर कैपिटल होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप डिविडेंड की परसेंटेज से, तो आपके पास आ जाएगी कितनी अमाउंट ऑफ डिविडेंड है। ये भी इसको भी लिख ले कि डिविडेंड कैलकुलेट कैसे होगा। डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होगा, आपका जो शेयर कैपिटल की अमाउंट होगी उसको परसेंटेज ऑफ डिविडेंड 10%, 12%, 6%, 7% मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगी कि इतनी डिविडेंड की पेमेंट आपको करनी है।
क्लियर है? तो ये सारी आपकी शेयर्स की डिस्कशन है डिविडेंड की, जो आपको पूरे FR1 में यही चाहिए। यही आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में इस्तेमाल होगी, यही आपकी EPS में इस्तेमाल होगी, यही आपकी कैश फ्लो में इस्तेमाल होगी, और यही आपकी IAS 8 में भी इस्तेमाल होगी। अब चूँकि हमें IAS 8 चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है, हालांकि उसमें सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो उस अकाउंट की हैं जो रिटेन अर्निंग है। सारी एरर्स वो वहाँ पे करवाएगा, सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं उसने हमारी वहाँ पे करवानी होगी। ठीक है, तो कल हम जब डिस्कस कर रहे थे कैपिटल्स की, तो उसके टाइप्स भी हैं जिसका पता होना चाहिए। एक है ऑथराइज शेयर कैपिटल, वो क्या होता है? मैक्सिमम जितने शेयर्स इशू कर सकते हैं। ये जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो एट दैट टाइम वो जाके कहती है कि जी हम अपनी लाइफ में मैक्सिमम शेयर कैपिटल इतना रेज करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कि कंपनी ऑथराइज्ड है कि अपनी पूरी लाइफ में वो इतना ही कैपिटल रेज कर पाएगी। ठीक है, उसके बाद है इश्यूड शेयर कैपिटल। वो क्या होता है? जितने इशू करती है। जो उस ऑथराइज में से, अगर फॉर एग्जांपल आपने ऑथराइज करवाया है 800 मिलियन का, आप उसमें से अभी सिर्फ आपने 10 मिलियन इशू किया है, तो डैट इज़ योर इशूड शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कभी भी चेंज नहीं होता, वो जो है जितना है उतना ही रहेगा। वो आप लिखते हैं बाकायदा। अगर मैं आपको वापस लेके जाऊं, जो हम कल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, आप देखिएगा तो उसने उसको बाकायदा लिखा हुआ है कि ये मेरा ऑथराइज्ड है कि मैं अपनी लाइफ में मैक्सिमम जो है वो इतना ही क्या करूँगा, लेकर चलूँगा। एक सेकेंड, ये कंट्रोल तो आप इसको देखें तो ये सारी उसने बताई हुई है। अगर आप इसमें देखेंगे गौर से, ऊपर आप हेडिंग पढ़ेंगे ना रिजर्व्स की, तो उसने क्या लिखा हुआ है? शेयर कैपिटल वो सबसे अलग है, वो कोई रिजर्व नहीं है, वो उसने बता दिया हुआ है कि भाई ये मेरे शेयर कैपिटल है। ऊपर जाके इसने ये भी लिखा हुआ है कि मेरे ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने हैं, वो इसने पीछे आपको गिवन किया हुआ है। उसके बाद जब रिजर्व्स में आ रहा है तो उसने बाकायदा कैटेगराइज किया है कि ये मेरे कैपिटल रिजर्व्स हैं और ये मेरे क्या हैं? जनरल रिजर्व्स हैं, जिसे रेवेन्यू रिजर्व्स कहते हैं। अब ये जो राइट इशू प्रीमियम वगैरह है या फेयर वैल्यूएशन होती है, ये सारे आपके कैपिटल रिजर्व्स हैं, इसमें से कभी डिफरेंट इशू नहीं होता, तो हम उनको इसलिए सेपरेट ही लेके चलते हैं। इसमें से मैक्सिमम क्या है? प्रीमियम या डिस्काउंट शेयर्स के या रिडेम्पशन होगी। उसके अलावा जो जनरल रिजर्व्स हो गए या अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट विच मीन्स रिटेन्ड अर्निंग, यहाँ पे क्या इसने लिखी है? रिटेन्ड अर्निंग। अब आप देखेंगे सारी मूवमेंट किसकी है? रिटेन्ड अर्निंग की है। आप ज़रा गौर करें, मैं भी 2022 पे फोकस करता हूँ। अब 2022 वाले कॉलम में आएंगे, इसकी रिटेन्ड अर्निंग है नीचे, बैलेंस एड्स एट 30 जून 2022 10312,491 लिखा हुआ है। ये इसका ओपनिंग बैलेंस है जो हमने लिखा टी अकाउंट में रिटेन्ड अर्निंग का। अब इसमें उसने सारी किया ट्रांजैक्शंस। हमने कल डिफ्रेंशिएट किया था ट्रांजैक्शन विद ओनर्स और नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शन विद ओनर्स है, जैसे डिविडेंड वगैरह पे करना, अब उसने बताया है कि मैंने 30 जून को फाइनल डिविडेंड जो है वो पे करना है, किसका? 4 रुपये का। अब आप देखें, ये डिविडेंड है 30 जून 2022 तक का, पिछले साल का रिलेट कर रहा है। पेमेंट कब करवा रहा है? वो 2023 में करवा रहा है। तो डिविडेंड की पेमेंट है तो ये रिटेन्ड अर्निंग में से लेस हो रही है, जैसे हमने वहाँ पे टी अकाउंट में की है। उसके अलावा ट्रांसफ़र जो इसने किया है जनरल रिजर्व को, उसने बता दिया कि भाई 8906 का मैंने क्या किया है? ट्रांसफ़र किया है। और कोई भी मूवमेंट वगैरह नहीं थी, इसने बता दिया कि मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर ये है, अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम सरप्लस वगैरह इसका नहीं है, वो इसने ऐड किया। अब इसको आ गया कि इसकी क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग जो है वो इतनी बन रही है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम यही चीज़ जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बनाना सीख रहे हैं। अब चलता हूँ वापस। तो इश्यू शेयर कैपिटल हमारे ये होते हैं। अगर मैं इसका यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे आएगा। ये देखें, जब अपने बैलेंस शीट में आएंगे ना, तो यहाँ पे आपने लिखा होगा कि देखिए जी इसका ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है। उसने बता दिया है, पता नहीं कितने 1 पॉइंट पता नहीं कितने मिलियंस जो हैं इसके शेयर जो हैं, ऑर्डनरी शेयर्स हैं, 10 रुपये एज के हिसाब से ये इसका ऑथराइज्ड है।
मैक्सिमम निशात मिल्स जो है वो अपने इतने शेयर्स अपनी लाइफ में इशू कर सकते हैं। ये है इसके ऑथराइज शेयर कैपिटल। इसने इशूड कितने किए हैं, डैट इज़ 351399। उसके ऊपर उसने नोट 3 दी है। चलिए हम नोट चलते हैं, नोट 3 पे क्या बात हो रही है। नोट 3 इसके नीचे आ जाएगा, नोट 1 है ये भी, नोट 2 टैक्सेशन का है, नोट 3 अभी भी नहीं आया, आ गया। ये जी उसने हमें प्रॉपर बता दिया, उसने हमें प्रॉपर बता दिया ब्रेकअप गिवन करके कि ये हमारे टोटल शेयर कैपिटल तो उसके 11 बिलियन के थे। अब उसने बता दिया कि इतने हमने ऑर्डनरी शेयर इशू किए हुए हैं 10 रुपये ईच के हिसाब से, और ये सारे क्या है, फुली पेड अप है। मतलब जिसने भी एक शेयर लिया है उसने 10 रुपये हमें पूरे दिए हैं, बता दिया उसने। फिर उसने हमें बता दिया कि ये ऑर्डनरी शेयर्स जो हैं इतने लाख के जो हैं वो हमने अपने किसी और कंपनी को इशू किए हुए हैं, ये उसकी वैल्यूशन बनती है। फिर उसने बता दिया कि ये वाले शेयर्स जो हैं 23 मिलियन के, इसको हमने क्या किए हैं, इसके 10 रुपये जो हैं वो हमें अदर देन कैश जो है मिले, मतलब कोई एसेट्स वगैरह जो हैं वो मिले हैं। और उसके अलावा उसने हमें बता दिया कि ये उसके शेयर्स जो हैं वो बोनस शेयर्स हैं। अब आप देखें 54771173 के ये फुली बोनस शेयर्स हैं, तो वो हमें फुली पेड शेयर ही बता रहा है कितने के हैं, वो हमें ऑर्डनरी शेयर्स ही बता रहा है कितने के हैं, वो हमें बोनस शेयर्स जो हैं वो भी बता रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमने ये ही ब्रेकअप गिवन करना होता है कि ये शेयर्स हैं, इतने शेयर्स हैं, ऐसे पड़े हैं। इवन यहाँ तक बता रहा है कि जो मैंने राइट इशू किए हैं उनके ऊपर मेरा कितना प्रीमियम पड़ा हुआ है, जो मेरी फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स रिजर्व्स आए हैं उसके ऊपर मेरा कितना इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई हैं, तो ये सारा कुछ बता रहा होता है। तो यहाँ पे आए तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है, मैक्सिमम इशूड जो हमने उनमें से इशू किए हैं, उसमें से सब्सक्राइब क्या है कि इशूड जितने किए हैं मार्केट में से उसमें से लोग आए हैं, कितने लोगों ने अमाउंट ली है वो हमारे क्या कहलाएंगे, सब्सक्राइब कहलाएंगे। उसमें से पेमेंट कितनी रिसीव हो गई है वो पेड अप। अब पाकिस्तान में चूँकि पार्टली पेड शेयर्स नहीं होते तो सब्सक्राइब और पेड अप शेयर्स जो हैं वो सेम ही होते हैं। और शेयर प्रीमियम क्या होता है ये हमने डिस्कस आउट कर लिया है। बोनस शेयर्स क्या होते हैं ये भी हमने डिस्कस आउट कर लिए हैं, क्या है क्या नहीं। राइट इश्यूज़ क्या होते हैं ये भी हमने डिस्कस कर ली हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने अभी लिखी थी, इन्हीं के बेसिस के ऊपर कि अगर आप देखें आपने शेयर्स फेस वैल्यू पे इशू किए हैं या पार वैल्यू पे इशू किए हैं, उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट हो जाएगा उसी वैल्यू से, शेयर कैपिटल हमारा फेस वैल्यू से क्या होगा, क्रेडिट होगा। फिर शेयर प्रीमियम आपका कहाँ जाएगा, शेयर प्रीमियम पे जाएगा, डिस्काउंट की, और हमने उसकी भी सारी डिस्कशन कर ली। कल हम चलेंगे यहाँ से ऑनवर्ड। कल सिंपल ये बस हमने डिस्कस करना है रेवेन्यू रिजर्व्स और जनरल रिजर्व्स को। कल फिर हम इनके सारे एग्जांपल्स करेंगे शेयर इशू की। उसके बाद अगर टाइम मिला तो कल हम फॉर्मेट बना लेंगे हमारा, आई गेस कल हम अपना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो ख़त्म कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर सारा कंसेप्ट जो है हमने डिस्कस कर लिए कि ये क्या है, कैसे हैं और किस तरह से हैं।